हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 23 फेब के करंट अफेयर। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट हम बात करेंगे संसद रत्न पुरस्कार 2023 के बारे में, जो 21 फरवरी को एक लिस्ट जारी करी गई है और उसके माध्यम से बताया गया है कि संसद रत्न पुरस्कार 2023 किसे किसे दिया जाएगा। इसके लिए कुल 13 संसद सदस्यों के नाम नॉमिनेट किए गए हैं और 2 संसदीय समितियों के भी नाम नॉमिनेट किए गए हैं। ठीक है, और साथ में आपको बता दें कि ये 13वें नंबर का संसद रत्न पुरस्कार है जो 2023 का है और 25 मार्च को दिल्ली में इसको दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो पिछला जो सेशन था 2022 वाला, उसके लिए 2023 में दिया जा रहा है। 17वीं लोकसभा की शुरुआत से ही शीतकालीन सत्र 2022 के अंत तक के जो संसद था, उसका प्रश्न, निजी सदस्यों के बिलों, सदस्यों की बहस और इन सब विषयों को लेकर सांसदों को प्रदान किया जाता है। अगर हम संसदीय मामलों के मंत्री के बारे में बात करते हैं तो वो कौन है? राम मेघलाल है, अर्जुन राम मेघलाल जी हैं, और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति, इनकी अध्यक्षता में एक जूरी बनाई गई थी और उस जूरी की जो समिति के सदस्यों ने मिलकर इन 13 लोगों की लिस्ट जारी करी है, जिसमें से 5 सांसद राज्यसभा से रिलेट करते हैं और 8 सदस्य लोकसभा से रिलेट करते हैं। ये लिस्ट दी गई है बकायदा राज्यसभा के कौन कौन से सदस्य हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, और लोकसभा के वो कौन कौन से सदस्य हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं और इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर हम लोकसभा के संसद रत्न पुरस्कार के बारे में बात करें या संसद के रत्न पुरस्कार के बारे में बात करें, तो इसकी स्टार्टिंग जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा करा गया था। उनका सुझाव था कि जो सांसद अच्छा काम करते हैं, बहस अच्छा करते हैं, क्वेश्चन अच्छा पूछते हैं और पूरे साल अपने काम को अच्छे से निभाते हैं, उनके लिए एक सांसद पुरस्कार होना चाहिए। तो उन्हीं के सुझाव को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो संस्करण था इसका, चेन्नई में आयोजित किया गया था 2010 में। एक तरीके से निजी पुरस्कार होता है, पर्टिकुलर उस सांसद का होता है। और अगर हम सांसद रत्न पुरस्कार समिति के संस्थापक अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो वो कौन है? के श्रीनिवासन है, और इस समय जो है सुश्री प्रियदर्शनी राहुल इसकी अध्यक्ष हैं। लोकसभा की 2 समितियां जिनको दिया जा रहा है संसद रत्न पुरस्कार, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर लोकसभा की संसदीय समिति, यानी फाइनेंस के टॉपिक पर जो लोकसभा की संसदीय समिति है जिसके अध्यक्ष जयंत सिन्हा जी हैं, उनको दिया जा रहा है। और दूसरा है पर्यटन, परिवहन और संस्कृति पर राज्यसभा की स्थायी समिति को, जिसके अध्यक्ष विजय साई रेड्डी हैं, उनको, उनकी समिति को दिया जा रहा है संसद रत्न पुरस्कार। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है। ये भी सांसदों को ही दिया जाता है। तो इस बार का जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो दिया जा रहा है टी के रंगराजन को, और ये जो है राज्यसभा से सांसद थे और एक वरिष्ठ सीपीआईएम नेता भी थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22 नंबर के विधि आयोग के कार्यकाल के बारे में। अच्छा, जो ये 22 नंबर का विधि आयोग था, इसको बनाया कब गया था? तो 21 फरवरी 2020 को 22 नंबर का विधि आयोग का गठन करा गया था। ठीक है, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसा डिसीजन लिया है कि इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा, और इसका जो कार्यकाल है वो कब तक बढ़ाया जाएगा? तो 31 अगस्त 2024 को। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे ऋतुराज अवस्थी, वो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो 22 नंबर का विधि आयोग है उसके और भी सदस्य हैं, कुल 5 सदस्य हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के टी शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डीपी वर्मा, प्रोफेसर राकार्य और एम करुणानिधि की को विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगर हम विधि आयोग के बारे में बात करें भारत के, तो वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कानून के ऊपर, उसके सुधार के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन काम करती है, और जो है कानून से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जो है अपने विचारों को, अपनी जो सिफारिशें हैं उसको पेश करती है। भारत का विधि आयोग, अगर इसके बारे में हम और डिटेलिंग करते हैं तो हम सब ने सुना है कि भारतीय दंड संहिता होती है। ठीक है, तो जो भारतीय दंड संहिता है
उसको एक आयोग बना था स्टार्टिंग में। उस आयोग का नाम क्या था? 1860 में ये आयोग बना था, जिसका नाम था मैकाले आयोग। तो इसके सिफारिशों के बाद भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया था। और भारतीय दंड संहिता एक ऐसी संहिता है जिसके जिसके माध्यम से जो पनिशमेंट का काम होता है, यानी स्पेशली जो क्राइम हो रहा है उससे रिलेटेड जो पनिशमेंट है उसको किस तरीके से दिया जाएगा, किस व्यक्ति को या किस अपराधी को कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा, किस एक्ट के तहत आता है, वो सारी डिटेलिंग इसमें लिखी हुई है, जो आर्टिकल 44 के तहत काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत की सरकार ने 22 फेब को गुयाना की सरकार के साथ में एक समझौता किया है, एक MOU पर हस्ताक्षर करा है। वो किस चीज के लिए है तो डिटेलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। स्पेशली जो हवाई सेवाएं हैं उनको दोनों देशों के बीच में बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गुयाना में जो गुयाना की पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 40% क्या है, भारतीय हैं। तो उनको देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और गुयाना की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में ऐसा किया जा रहा है, जो स्पेशली एविएशन क्षेत्र में काम करेंगे, एविएशन के मार्केट को बढ़ावा देने के लिए और जो हवाई सेवाएं हैं उसको तैयार करने के लिए ऐसा किया जाएगा। अगर हम एयर सर्विसेज एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो ये स्पेशली दो देशों के बीच में हवाई संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगी, मतलब एक तरीके से लॉ बनाया जाएगा और उसके तहत सारे काम किए जाएंगे। साथ में ही प्रत्येक पक्ष को नामित एयरलाइनों के लिए वाणिज्यिक अवसर भी उपलब्ध होगा। मतलब हवाई सुविधाओं के साथ साथ में जो हवाई यात्राएं हैं, जो बिजनेस है, व्यापार है, उसको भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और मुंबई, जो मुंबई में स्थित है, और वह पापा तो माता राव जो ऑकलैंड विश्वविद्यालय का जो एक यूनिवर्सिटी है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो है कैंसर के रोकथाम के लिए, उसकी देखभाल के लिए टेक्निकली जो है कैंसर की सुविधाएं किस तरीके से प्रोवाइड करी जाए, कैसे समझा जाए, उसके ओरिजिन को कैसे समझा जाए, उसको खत्म कैसे किया जाए, तो इन सभी बातों को लेकर एक MOU पर हस्ताक्षर करा गया है 22 फेब को। और जिसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि किस तरीके से कैंसर के रोग को खत्म कर दिया जाए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित कैंसर देखभाल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है। जैसा कि हम सब सुनते भी हैं कि अगर किसी को कैंसर होता है तो वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाता है, जो मुंबई में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा समूह के बारे में, जिसने 2027 तक का जो WPL हो रहा है उसका शीर्षक खरीद लिया है। मतलब शीर्षक पर आप टाटा का लोगो देखेंगे, और इस अधिकार को किसने खरीद लिया है? टाटा ने खरीद लिया है। ये लोगो भी आप देख सकते हैं। अब WPL के साथ में टाटा का इस तरीके से लोगो बना हुआ हमें दिखेगा, और इससे क्या होगा? इससे टाटा का प्रचार होगा, और टाटा ने ये जो अधिकार है वो खरीद लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी बात करा था कि लॉन्च होने वाला है, हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च हो गया है। हमने पहले पढ़ा था होने वाला है, और अभी क्या है, हो गया है। कहाँ से होने वाला था? हमने पढ़ा था इसके बारे में कि तमिलनाडु में चेंगलपट के पट्टीपुलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों के द्वारा जो बनाया गया था, तो भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है। हाइब्रिड रॉकेट था, पहला रॉकेट था जो स्कूली छात्रों ने बनाया था, उसको लॉन्च कर दिया गया है। अभी और भी कई सारे रॉकेट लॉन्च होने हैं, लेकिन ये इसका पहला पार्ट था। ठीक है, जो स्पेशली किस विषय पर काम करेगा, तो मौसम, वायुमंडलीय स्थितियों और विकिरण से संबंधित जो रिसर्च है वो करेगा। और स्पेशली ये सरकारी स्कूल के जो 100 स्टूडेंट है उनके द्वारा निर्मित किया गया था। अच्छा देखिए, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, भारत का पहला जो निजी रॉकेट था वो कब लॉन्च किया गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भारत का पहला निजी रॉकेट था उसको लॉन्च करा गया था विक्रम-S सब ऑर्बिटल 18 नवंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा। कब करा गया? तो 20 फेब को करा गया, महाराष्ट्र के नागपुर में। और एक तरीके का दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क है, जो स्पेशली दिव्यांगों के लिए बनाया गया है।
2016 में केंद्र सरकार के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को पारित किया गया था। इसको याद रखना है कि 2016 में इस तरीके का एक्ट बनाया गया था, किसके लिए? विकलांग व्यक्तियों के लिए, जो विकलांगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी देगा। तो इसी के तहत ऐसा किया जा रहा है। अगर हम अनुभूति समावेशी पार्क के बारे में बात करते हैं तो ये नागपुर के पारडी परिसर में बनाया जाएगा और इसका जो मकसद है वो दुनिया में जो इस तरीके के लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनको समावेश करना, मतलब दुनिया के और लोगों से, समाज के अन्य लोगों से उनको मिलाना जुलाना है। पहला समावेशी विकलांग पार्क होगा अपने तरीके का, जिसका नोडल इंचार्ज जो मंत्रालय है वो कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार इसका नोडल इंचार्ज है। और इस पार्क में स्पेशली 21 प्रकार के विकलांगताओं के लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी, मतलब जिस तरीके का विकलांग होगा उस तरीके की सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारतीय कनाडाई नागरिक हैं जिनका नाम है अफशा खान। उनको संयुक्त राष्ट्र का जो कुपोषण समाप्त करने के अभियान के लिए प्रमुख पद के रूप में नॉमिनेट करा गया है और इनको नियुक्त कर दिया गया है। नॉमिनेट पहले करा गया था, अब इनको नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें तो वो अभियान का नाम क्या है जो कुपोषण से लड़ेगा, है ना? तो वो अभियान है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट। तो इसके लिए इनको नियुक्त किया गया है। अफशा खान नीदरलैंड की गेर्डा वेरबर्ग की जगह लेंगी, यानी पहले इस जो ये मूवमेंट था, इसकी जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? नीदरलैंड की गेर्डा वेरबर्ग थी। अब इसकी जगह पर कौन आ गई है? तो अफशा खान आ गई हैं। अगर हम स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये जो है मूवमेंट 65 देशों के साथ साथ में भारत के जो 4 राज्य हैं उनके संयुक्त पहल से, यानी इनिशिएटिव से इस तरीके का काम किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिन्होंने इसके बारे में बात करा है और बताया है कि भाई अब जो है इनकी अध्यक्ष कौन होंगी, जो स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट इनके अध्यक्ष कौन होंगी? तो वो अफसा खान होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने ये न्यूज़ पहले भी कवर करी थी कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी पार्टी को जो तीर कमान है, यानी शिवसेना का जो सिंबॉलिक है तीर कमान, वो मिल गया है। अब ऑफिशियली जो है 22 फरवरी को एक मीटिंग करी गई पार्टी की और इसमें शिवसेना के प्रमुख के रूप में नामित किया गया किसे? एकनाथ शिंदे जी को नामित कर दिया गया है। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने ऐसा डिसीजन लिया था कि अब जो है शिवसेना का नाम और साथ में शिवसेना का जो सिंबल है धनुष बाण, वो किसे दे दिया जाएगा? तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसको दे दिया जाएगा। तो 21 फरवरी को शिवसेना की ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। अगर हम एकनाथ शिंदे के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था महाराष्ट्र के सतारा जिले में। और इन्होंने अपनी जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत है वो ठाणे मुंबई से करी थी। और ये पहले क्या थे, यानी स्टार्टिंग जब इन्होंने करी थी तो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर थे और बाद में इन्होंने जाकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाविकास अघड़ी सरकार में शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी विभागों को संभाला था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के बारे में, जो इस वर्ष पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करा जाएगा। अगर हम मालाबार नौसैनिक अभ्यास, यानी एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है मालाबार, और ये जो है किन देशों के बीच में होती है तो इसके बारे में बात करते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है ये। और इस बार जो इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। और अगर हम बात करें इसके पहले कहाँ पर हुआ था, तो इसके पहले जापान में इसको कराया गया था नवंबर 2022 में। और इस बार कौन कराएगा? तो इस बार इसको ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज कराएगा। 4 नौसेना प्रमुखों ने मालाबार बहुपक्षीय सेना अभ्यास के बाद के चरणों में अंतर संचालन को और बढ़ाने पर भी मुलाकात की और चर्चा की। मतलब इसके माध्यम से जो सेनाएं हैं आपस में एक दूसरे की जो विधियां हैं, युद्ध की जो विधियां हैं, एक दूसरे के जो यंत्र हैं उसको देखेंगी, परखेंगी, समझेंगी और यूज करेंगी, और साथ में जो भी इनके बीच में डिफरेंसेस हैं उसको कम करने की कोशिश करी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत का पहला एआई चैटबॉट है जिसका नाम है अमा कृषाई। इसको लॉन्च करा गया है किसके द्वारा?
ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के द्वारा। अच्छा, ओडिशा में एक समिट हो रही थी जिसका नाम था कृषि ओडिशा 2023। इसमें ये जो कार्यक्रम है ये फिक्की के सहयोग से ऑर्गेनाइज करा जा रहा था और इसमें लगभग राज्य भर के 20,000 से अधिक किसान और साथ में जो कृषि उद्यमी हैं, जो कृषि से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। अब ये जो कृषि चैटबॉट है इसके द्वारा क्या करा जाएगा, तो इसके द्वारा जो किसान है उसको कृषि के लिए जो सर्वोत्तम पद्धति है वो जानकारी दी जाएगी। नई टेक्नोलॉजी के साथ में उनको 40 से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के ऋण उत्पादों के बारे में भी सूचित किया जाएगा, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और एक तरीके से इस योजना को पायलट परियोजना की तरह चलाया जाएगा। और सबसे पहले 10,000 से अधिक किसान इस पहले परियोजना में शामिल होंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि इस काम को 2 महीने में पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा पूरे उड़ीसा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडीबी बैंक के बारे में, यानी एशियाई विकास बैंक, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुगु अस्कावा जी हैं और उन्होंने बताया कि वो भारत के बुनियादी ढांचे को, सामाजिक और जो हरित जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए 25 अरब डॉलर देंगे, है ना, यानी 20 to 25 बिलियन डॉलर देने की बात करी गई है एडीबी बैंक के अध्यक्ष के द्वारा। जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है कि राष्ट्र को तेजी से समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल विकास करना और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना। स्पेशली जो पीएम की गति शक्ति जो उनकी जो सोच है, गति शक्ति जो उनका कार्यक्रम है, जिसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाया गया है और उसके तहत जो बुनियादी ढांचे हैं भारत के क्षेत्रों के, उनको बढ़ावा देने के लिए, भविष्य में शहरों का निर्माण करने के लिए, संसाधनों को जुटाने के लिए और जो बिल्कुल पिछड़े हुए इलाके हैं भारत के, वहां पर बेसिक जो जरूरतें हैं लोगों की, बेसिक जो सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड कराने के लिए ऐसा किया गया है एडीबी बैंक के द्वारा। अगर हम एडीबी विकास बैंक के बारे में बात करते हैं तो जो है 1986 में एडीबी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया था, यानी स्टार्टिंग इसकी कब से हुई थी भारत में, तो 1986 से हुई थी। और अगर हम हितधारकों के साथ पूरी तरह से परामर्श प्रक्रिया के बाद एडीबी ने 2023 और 27 के लिए भारत के लिए नई पंचवर्षीय देश साझेदारी योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, यानी कि साथ में ही 1986 से एडीबी भारत के साथ में बना हुआ है और इसने एक प्रोजेक्ट बनाया है 2023 से 27 के बीच में, जिसका नाम रखा है नई पंचवर्षीय देश साझेदारी योजना। और इस योजना के तहत एडीबी जो बैंक है वो मदद कर रहा है भारत की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्ञानप्पना पुरस्कार 2023 के बारे में, जो इस बार कवि वी मधुसूदनन नायर को दिया जा रहा है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है वो गुरु आयुर देवस्योम के द्वारा स्थापित है और इस बार जो है ये कवि वी मधुसूदनन को प्रदान किया जाएगा उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु के द्वारा। इस पुरस्कार में 50,000 रुपए के साथ साथ में गुरु आयुरप्पन थे उनकी एक तस्वीर दी जाती है, 10 ग्राम का एक सोने का लॉकेट, एक सर्टिफिकेट और साथ में एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। नायर एक भारतीय कवि हैं और मलयालम साहित्य के आलोचक हैं और साथ में ही इन्होंने जो है कविता के क्षेत्र में बहुत काम करा है और अपनी प्रसिद्ध कविताओं के लिए इनको जो है केरल साहित्य अकादमी की तरफ से 1993 का वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अच्छा, इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, आसन स्मारक कविता पुरस्कार, पद्म प्रभा साहित्यिक पुरस्कार के साथ साथ में कई सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कवि वी मधुसूदनन नायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मलयालम एंकर थी और अभिनेता थे जिनका नाम था सुबी सुरेश। इनका निधन हो गया है और ये सिर्फ 41 ईयर की थी। अच्छा, इनको लिवर में प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से इनका डेथ हो गया है। ये एक तरीके से मिमिक्री आर्टिस्ट थी और एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस बन गई थी बाद में जाकर और अपनी लोकप्रियता और अच्छे व्यवहार के लिए जानी जाती थी। अब हम कुछ शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने प्राइवेट बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दिया है और एक नोटिस जारी करी है और बोला गया है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इस नियम का उल्लंघन अगर किया जाता है तो पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। सऊदी अरब क्या कर रहा है, न्यू मुरब्बा नाम का एक हाईटेक सिटी बनाएगा, ये कहा गया है वहां के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा।
और एक तरीके से फ्यूचर सिटी होगी जहां पर दुनिया के जो शहरी रहन सहन है उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाया जाएगा। यानी नई टेक्नोलॉजी से लैस एक पूरी तरीके से व्यवस्थित शहर बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा न्यू मुरब्बा। अच्छा, यहाँ पर शहर के बीच में मुकाब नाम का एक इमारत भी बनाई जाएगी जो मुकेश अंबानी का एंटीला बिल्डिंग है उससे 2 गुना ज्यादा होगा। लगभग 400 मीटर की ऊंचाई वाला होगा ये मुकाब बिल्डिंग। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा प्यार दिया है और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।